यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं युवा के बारे में, यूथ के बारे में। और उसमें आपने लिस्ट देखा होगा, बहुत बड़ा लिस्ट है और बहुत सारे लोग यहाँ पे गाइड करने वाले हैं, बोलने वाले हैं। मैंने जो टॉपिक इसमें लिया है वो यूथ पार्टिसिपेशन के रिलेटेड है। ये शुरू करने से पहले, ये टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बताना चाहूँगा मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, तो ये कंटेक्स्ट थोड़ा सा सेट हो जाएगा इसमें। बाय एजुकेशन आई एम नॉट अ सोशल वर्कर एज सच। मैंने सोशल वर्क या सोशियोलॉजी में कुछ पढ़ाई नहीं की है। आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। आई हैव वर्कड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। उसमें काम करते हुए मैं कुछ वॉलंटियरिंग के थ्रू कुछ एनजीओ से जुड़ा पुणे में, और उनके साथ कुछ प्रोजेक्ट्स और कुछ रिसर्च के साथ काम करते हुए, टाटा इंस्टीट्यूट के साथ और कुछ एनजीओ के साथ काम करते हुए फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके वहाँ के स्कूल्स का कुछ रिसर्च करना है, स्टडी करना है, वहाँ के बच्चों का एजुकेशन, वहाँ के पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन और ओवरऑल यूथ का इन्वॉल्वमेंट, ये सारे इश्यूज में क्या है। तो वो सारे all those years I was part of that age group जो अभी हम देख रहे हैं 14 to 15 to 29 हम बोलते हैं, और उसी में मैंने वो शुरू किया। So I was reflecting on what my experiences were as a youth, और मैं जिनके साथ काम करता हूँ, हम लोग जिनके साथ काम करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो ये सारा मिला के यहाँ पे कुछ आपके सामने ब्रीफली मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। पोस्ट स्लाइड प्लीज। तो महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र में जब से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं स्कूल में था, जब से मैं समझ रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि यूथ का पार्टिसिपेशन एक बड़ा हिस्ट्री रहा है, इसका एक बड़ा इतिहास रहा है। उसमें अलग अलग चीजें हैं। स्टूडेंट्स मूवमेंट्स हमने देखी है, स्टूडेंट्स लेवल पे, वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लेवल पे ही नहीं, तो उसके बियॉन्ड भी हमने बहुत सारी मूवमेंट्स देखी है। पॉलिटिकल मूवमेंट्स में यूथ का पार्टिसिपेशन हमने देखा है। मैंने देखा है 90s में 2000 तक वो अच्छा देखा है, उसके बाद वो कम होते हुए भी देखा है, वो ऑब्जर्व किया है। सिविक इश्यूज पे युवा किस तरह से काम कर सकते हैं वो भी हमने देखा है। सो वी हैव विटनेस्ड दिस। कोऑपरेटिव मूवमेंट मैंने स्पेसिफिकली अलग से मेंशन किया है, क्योंकि कोऑपरेटिव मूवमेंट महाराष्ट्र का और खास करके वेस्टर्न महाराष्ट्र में वो बहुत ज्यादा मैंने देखा, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट के थ्रू इंडस्ट्री और लाइवलीहुड ऑप्शंस पे यूथ ने बहुत सारा काम किया है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, मैंने जो ऑर्गेनाइजेशंस पहले देखी है, पहले से जो एस्टैब्लिश की हुई देखी है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस पर एस्टैब्लिश बाय यूथ। तो युवाओं ने इकट्ठा आके कुछ इशू पे हमें काम करना है, कुछ चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, उस पे हमें सॉल्यूशंस ढूंढना है या हमें कुछ चेंज लाना है। तो उसके लिए वो ऑब्जेक्टिव्स लेके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हो रही थी, जो मैंने देखी है। अभी मैं जो देख रहा हूँ पिछले 12-13 सालों से, मैं खुद जब एक्टिव हुआ हूँ ये सोशल सेक्टर में, फुल टाइम में ये काम कर रहा हूँ, तो मैंने एक डिफरेंस ये देखा है कि रिसेंटली पिछले 10-12 सालों में जो नई ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई है, उसमें सबसे पहला मोटिवेशन फंडिंग है। तो फंडिंग मिला है इसलिए ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गई है, या फिर वो किसी कॉर्पोरेट का या इंडस्ट्री का एक विंग है जो सोशल कुछ एक्टिविटी करना चाहता है, कुछ सोशल प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना चाहता है, और उसके लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन शुरू है। वो ना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिर्फ टेक्निकली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और वो थोड़ा चेंज होते हुए दिख रहा है। जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो युवाओं ने, यूथ ने कुछ ऑब्जेक्टिव सामने रख के स्टार्ट की थी, और अभी जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो रही वो या तो किसी कॉर्पोरेट से ड्रिवन है, या मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि मैं अभी जिस एज रेंज में हूँ 40s या उसके आगे जाके, जब कॉर्पोरेट में काम करने के बाद या इंडस्ट्री में काम करने के बाद, नाउ आई वांट टू रिटायर एंड आई वांट टू स्पेंड माय लाइफ, आई वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी, ऐसा कुछ लेके विद गुड इंटेंशंस ऑफ कोर्स, बट 40s और 50s के बाद में उस एज रेंज में ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करे लोग, और वो विथ एन एजेंडा टू इम्प्लीमेंट सम प्रोग्राम्स
कुछ एक्टिविटीज इंप्लीमेंट करने के लिए, वैसा एक मेजर डिफरेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। थिएटर एंड आर्ट्स में मैंने देखा है, मैं खुद बहुत सारे थिएटर मूवमेंट्स में, थिएटर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा हूँ, और वहाँ पे मैंने देखा है पिछले 10-12 सालों में जो डिफरेंस आ रहा है थिएटर और आर्ट्स का के मीडिया यूज करते हुए जो लोगों ने सोशल इश्यूज उठाए थे, जो सोशल इश्यूज पे बात हो रही थी, वो बहुत कम हो गई है। उस पर बोला नहीं जा रहा है। थिएटर आर्ट्स या फिर और अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स है, मीडिया है, उसका फोकस या तो एंटरटेनमेंट है या फिर प्रोपेगेंडा है। तो कुछ तो आप दे रहे हैं जो फिक्स है, पहले से डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, वो आपको डिलीवर करना है, इसलिए आप आर्ट्स या वो मीडिया यूज करें, या फिर आप प्योरली एंटरटेनमेंट जिससे कोई भी मतलब आपको एक 3-3 मिनट का डिस्क्लेमर दिया जा रहा है। आपने अभी रिसेंटली लाल सिंह चड्ढा किसी ने देखी हो तो वो डिस्क्लेमर आता है और अतुल कुलकर्णी के आवाज में वो पढ़ा भी जाता है, और पूरे 3-3.5 मिनट का वो डिस्क्लेमर है कि इसकी भावनाएं को कुछ ठेस न पहुंचे, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, हम ये पूरा काल्पनिक दिखा रहे हैं। तो ये एक मेजर चेंज उसमें दिख रहा है, ये बहुत बदलती हुई सिचुएशन है। तो ये बैकग्राउंड में रखते हुए, ये सब देखते हुए जब हम आगे निकलते हैं नेक्स्ट पर, आज के युवा के सामने क्या चैलेंजेस है। अभी इसमें डॉक्टर कुरियन ने कुछ चीजें बोली हैं, मैथ्यू ने कुछ चीजें बोली हैं, बाकी की चीजों पे भी अलग अलग एक्सपर्ट्स बोलने वाले हैं। मैंने यहाँ पे एक जस्ट समराइज किया हुआ है, इकट्ठा लाने की कोशिश की है कि क्या चैलेंजेस आज के युवा फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज अनएम्प्लॉयमेंट है। सबसे बड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि whatever is linked to your livelihood, अगर आप सर्वाइव ही नहीं कर रहे हो, आपका स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल भी अगर पास नहीं हो रहा है, तो आप सिविक इश्यूज और आप डेवलपमेंट और उसके बारे में सोच नहीं सकते। अगर मैं कहीं पे जॉब करता हूँ, आई एम डिपेंडेंट ऑन माय सैलरी, और वो मुझे नहीं मिल रही है या किसी कारण से उसमें कुछ ब्लॉकेज आ रहा है, तो मैं बाकी सारी चीजों को प्रायोरिटी नहीं दे सकता। तो अनएम्प्लॉयमेंट ये बिगेस्ट इशू है अभी, तो उसके बारे में बहुत चर्चा हो सकती है, उसके बारे में हम 7 दिन का कॉन्फ्रेंस रख सकते हैं, वो बहुत बड़ा इशू है। एक्सपेंसिव एंड इनएडिक्वेट एजुकेशन। तो जब हम युवा के बारे में बोलते हैं, 6 to 14 हमने कवर कर लिया आरटीई में, अभी एनईपी पे हम ईसीसी के बारे में भी बोल रहे हैं। उसके आगे जो है, तो एनईपी अगर ध्यान से हम देखें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ध्यान से देखें, तो उसमें बहुत सारी चीजें ड्रीमी बताई गई है। बहुत सारी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज आएंगी, अक्रेडिटेड बैंक ऑफ क्रेडिट्स, वो अलग अलग लिबरल आर्ट्स, और ये सारी चीजें बोली हुई है। ये किन लोगों के लिए है, ये किस कैटेगरी के लिए है? जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, जिन कम्युनिटीज के साथ हम काम कर रहे हैं, जिन कम्युनिटीज से हम बिलोंग करते हैं, वहां तक ये चीजें सचमुच जाने वाली है या नहीं है। और जैसे डॉक्टर ने बोला, हम अगर स्टैटिस्टिक्स को लेते हैं, तो अगर 100 बच्चे प्राइमरी लेवल पे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो उसमें से 11 बच्चे हायर एजुकेशन को जाते हैं। एंड बाय हायर आई मीन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, नॉट इवन ग्रेजुएशन। तो ये हमारा ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है, ये हमारा ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डेटा है कि 100 में से 11 बच्चे वहां तक पहुंच सकते हैं, उसमें भी लड़कियों की संख्या बहुत कम है। तो वो 11 बच्चों के लिए बहुत सारी ड्रीमी चीजें बोली, उसमें से बहुत सारा ड्रॉप आउट होने वाला है, क्योंकि ये सब अकोमोडेट करना हर एक क्लास के लिए या हर एक स्ट्राटा के लिए हमारी सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है, अलग अलग रीजंस के लिए। तो ये एजुकेशन अफोर्डेबल कैसे हो सकता है? हम 6 to 14 की बात करते हैं, 6 to 18 की क्यों नहीं करते? हम यूएनसीआरसी को रेफर करते हैं, हम जेजे एक्ट को रेफर करते हैं, बच्चा होता है 18 साल तक, लेकिन हमारा एजुकेशन होता है 6 to 14, हम वो अलग अलग क्लासिफिकेशन उसमें कर देते हैं। तो उसके बाद वो डिपेंडेंट हो जाता है अगर मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी या अगर मेरे पास स्कूल होगा या नहीं होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो स्टैटिस्टिक्स है, उसी में बोला गया है कि हर 100 प्राइमरी स्कूल के पीछे 50 सेकेंडरी स्कूल है। तो इसका मतलब है हम चाहते ही नहीं है कि बच्चे प्राइमरी से आगे सेकेंडरी में जाए। तो वी डोंट इंटेंड, हमारा इंटेंशन ही नहीं है कि बच्चे पढ़े। तो 100 स्कूल के पीछे 100 प्राइमरी स्कूल के पीछे 50 सेकेंडरी स्कूल है, उससे भी कम हायर सेकेंडरी, उससे भी कम कॉलेजेस है। तो अगर हम सोचे कि हर एक बच्चा जो प्राइमरी में एडमिशन ले रहा है वो हायर एजुकेशन तक जाएगा, तो उसके लिए क्या हमारे पास उतने स्कूल्स, उतनी सीटें, उतने इंफ्रास्ट्रक्चर, उतने टीचर्स है जितने आज जा रहे हैं स्कूल में, उनके लिए भी हमारे पास नहीं है। तो हम क्या एनविजन कर रहे हैं, हम किस तरफ देख रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? तो ये एक्सपेंसिव और इनएडिक्वेट एजुकेशन, इनएडिक्वेट इसलिए बोला है कि जो एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे,
वो उन्हें लाइवलीहुड तक ले जाने के लिए कैपेबल नहीं है। उसके रीजंस कोई भी हो सकते हैं, उस पे हम डिबेट कर सकते हैं, उस पे हम रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ मैं स्कूल में और कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, अगर मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेता हूँ तब भी मुझे एश्योरेंस नहीं है। वो एश्योरेंस मुझे कॉलेज देता है, वो कॉलेज के टाइप्स रहते हैं। कॉलेज के मैंने इंजीनियरिंग की है, तो मैं वो देखता हूँ कि कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज का टाइप अच्छा है इंडस्ट्री के साथ। तो जब तक मैं बाय द टाइम आई कंप्लीट माय ग्रेजुएशन और माय एजुकेशन, कौन सा कॉलेज कैपेबल है मुझे इंडस्ट्री में प्लेस करने के लिए। तो ये इंडस्ट्री कैपेबल नहीं है, ये सोसाइटी कैपेबल नहीं है, गवर्नमेंट कैपेबल नहीं है, ये कॉलेज का इंडिविजुअल कैपेसिटी हो जाता है। और फिर वो कॉलेज उस तरह से फिर वो एक्सपेंसिव भी हो जाता है और वो बाकी का एजुकेशन इनएडेक्वेट भी हो जाता है। अब इसमें हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम इसमें लाते हैं, इस परव्यू में लाते हैं, तो स्किल एजुकेशन पे बहुत सारी चीजें बोली गई है, वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत सारी चीजें बोली गई है, लेकिन वो डिलीवर कैसे हो रहा है। अभी जो सिचुएशन है, अभी पुणे का हम बात करें तो एनएसडीसी के अंडर, नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर के अंडर, उसके साथ एफिलिएटेड मोर देन 100 इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं जो स्किल एजुकेशन दे रहे हैं। ये स्किल एजुकेशन के कोर्सेज 3 महीने के रन हो रहे हैं। मतलब जो बच्चा 8वीं 9वीं में ड्रॉप आउट हो गया है या मानो 10वीं तक या 12वीं तक पढ़ा है, उसको हम 3 महीने में स्किल एजुकेशन दे रहे हैं और उसके बाद उसको इंडस्ट्री में भेज दे रहे हैं। ये सच में स्किल एजुकेशन है या ये हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं? ये डिमांड एंड सप्लाई है। बच्चे नहीं जा रहे 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के कोर्सेज को एडमिशन ही नहीं ले रहे, क्योंकि उनको पता है ये करने के बाद भी मुझे कुछ एश्योरेंस नहीं है। तो 3 महीने का कर लेते, कुछ तो एश्योरेंस मिल जाएगा, लेकिन वो 3 महीने में क्या डिलीवर हो रहा है, किस तरीके से डिलीवर हो रहा है और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होने वाला है। आज मैं ये मशीन चलाने के लिए वो बच्चे को ट्रेन कर रहा हूँ, तो वो मशीन का ऑपरेटर बन के वो इंडस्ट्री में जा रहा है। उसके आगे उसका करियर पाथ क्या है, उसके आगे उसकी सोच क्या होने वाली है, उसको क्या उसमें डेवलपमेंट का स्कोप दिख रहा है, ये हमें किसी को प्रेडिक्टेबल नहीं है, किसी को वो नोन नहीं है। तो इस कंटेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपेंसिव और इनएडेक्वेट एजुकेशन ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसपे यूथ खुद नहीं काम कर सकते। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट पे और ये एक्सपेंसिव और इनएडेक्वेट एजुकेशन पे बाकी सारे लोगों को काम करना पड़ेगा, जो भी स्टेक होल्डर्स। I don't have much slides. I'll cover that. तो ये हमें सोचना पड़ेगा। चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड डिमांडिंग मार्केट कंडीशंस, ये आज के यूथ के लिए कुछ अलग चीज है। अगर हम इसके पहले की जनरेशंस देखें तो 2-3 जनरेशंस को एक कॉमन प्लेटफॉर्म, एक कॉमन सिचुएशन फेस करनी थी। जैसे कि एक कोई बैंक में काम कर रहा है, उसका बेटा भी बैंक में जाएगा, उसकी बेटी भी बैंक में जाएगी, वो पॉसिबल था। आज वो इतना सिंपल नहीं है। कोई आर्मी में था, वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन आर्मी में जाती थी, कोई पॉलिटिक्स में, उसकी नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स में जाती थी। आज ये इतना सिंपल नहीं है। पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, पूरा पिछले जनरेशन का नॉलेज आउटडेटेड हो रहा है। तो पिछले जनरेशन का मतलब एजुकेशन में टीचर्स का भी और घर पे पेरेंट्स का भी और इन जनरल कम्युनिटी का भी। तो सब कुछ नया सीखना है और वो भी कल बदलने वाला है। तो मैं आज सीखने वाला हूँ, वो मुझे कल या परसों तक यूजफुल होगा या नहीं होगा, वी डोंट नो। तो ये स्पेसिफिक चैलेंज आज के यूथ के लिए है, लेकिन पॉवर्टी, कास्टिज्म, जेंडर इश्यूज ये कैरिड फॉरवर्ड है। तो ऐसे नहीं है कि मुझे नया कुछ मार्केट, डिमांडिंग मार्केट कंडीशंस और चेंजिंग टेक्नोलॉजी, इसको मैं फेस कर सकता हूं क्योंकि पिछले वाले सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए। वो नहीं, वो तो हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिए, वो तो अभी तक है, उस पे हम सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाए एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, और उसके साथ ये एडप्ट हो गए। एडिक्शन का जो इशू दिख रहा है, सब्सटेंसेस, और उसमें अभी न्यू एडिक्शन, इंटरनेट, मोबाइल और वो सब यूथ की एनर्जी को डाइवर्ट कर रहा है। डिजास्टर्स है, पैंडेमिक है, ये सब हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी जो हमने रिसेंटली देखा है लॉकडाउन और वो सिचुएशन में मेंटल हेल्थ इश्यूज, जिसके बारे में जो कंसीडर ही नहीं करते थे पिछली जनरेशन तक, वो अभी कंसीडर होने लगा है, आइडेंटिफाई होने लगा है, और उसका इम्पैक्ट क्या है यूथ डेवलपमेंट पे, उनकी एनर्जी पे, उनके एफिशिएंसी पे, वो हमें अब दिखने लगा है। वो पहले नहीं थे, ऐसा नहीं था, लेकिन हम इग्नोर करते थे। या कोई अगर उस पे बोले कि मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, मैं आज छुट्टी लेता हूँ, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं था। आज वो एटलीस्ट एक्सेप्टेबल, एटलीस्ट वो सुना जाता है कि हाँ कुछ इशू है और उसका इम्पैक्ट काम पे हो सकता है। तो ये कुछ चैलेंजेस यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं, ये सोचने के लिए कि क्या हम फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो ये एक ब्रीफली मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश की है, यूथ को क्या चाहिए और हम क्या, हम मतलब एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, एज ऑर्गेनाइजेशंस हम क्या ऑफर कर रहे हैं।
अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कुछ राइट रॉन्ग या अच्छा बुरा या ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है। जो हम दे रहे हैं वो भी सब अच्छा है, एजुकेशन हो, होप्स हो, इंस्ट्रक्शंस हो, एडवाइस हो, वो सब अच्छा है, लेकिन उसका लिंकिंग कैसे हो रहा है? यूथ को क्या चाहिए? वो उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हम एजुकेशन दे रहे हैं जो एश्योरेंस नहीं दे रहा है एम्प्लॉयमेंट का। तो यूथ एजुकेशन की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, वो एजुकेशन से दूर क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट का एश्योरेंस नहीं मिल रहा है। तो हमारा एजुकेशन हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? उसके लिए अपॉर्चुनिटीज चाहिए यूथ को, हम होप्स दे रहे हैं, आप ये करो ये होगा, जबकि हमें भी पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा। इस पे हमें सोचना चाहिए। यूथ को अथॉरिटी चाहिए, हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ऐसे करो वैसे करो, उनको अथॉरिटी चाहिए, वो चेंज हो रहा है, वो सारा डायनामिक्स चेंज हो रहा है। उनको रिकॉग्निशन चाहिए, हम प्रोहिबिशन करें, उनको रिकॉग्निशन हर चीज में चाहिए। जो अभी आप देखेंगे इस साइड में जो व्हाट दे वांट में है वो उन्हें मिल रहा है, ऐसे नहीं कि उन्हें नहीं मिल रहा है, हम नहीं दे रहे। ये कौन दे रहा है उन्हें? ये अपॉर्चुनिटीज, अथॉरिटी, रिकॉग्निशन, एंजॉयमेंट, शेयरिंग, पार्टिसिपेशन, ये सब जहां मिल रहा है वहां पे यूथ है। यूथ हमारे साथ नहीं है क्योंकि हम कुछ अलग दे रहे हैं, अलग तरीके से दे रहे हैं। ये सब उन्हें मिल रहा है, पॉलिटिक्स में मिल रहा है, अभी जैसे मेंशन हुआ था कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज में मिल रहा है, गोविंदा को रिजर्वेशन मिलेगा अभी, उसमें उन्हें एंजॉयमेंट, रिकॉग्निशन मिल रहा है, बैनर पे हमारा नाम आ रहा है, हमारा फोटो आ रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, अथॉरिटी मिल रहा है, सोशल मीडिया में मिल रहा है, मुझे मेरे फॉलोअर्स है, 1.1 मिलियन फॉलोअर्स है, 2.5 मिलियन फॉलोअर्स है, वो सब उन्हें मिल रहा है, लेकिन वो हमसे नहीं मिल रहा है, इसलिए वो हमसे डिटैच हो रहे हैं, हमारे पास नहीं है, वो कोई कहीं अलग पे है। तो ये मैंने सबके सोचने के लिए यहाँ पे शेयर किया है। इसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है, लेकिन हमें ये अलग अलग करके ब्रेक डाउन करके इसकी तरफ देखना पड़ेगा। तो ये सब कंटेक्स्ट लेके जब हम काम करते हैं, हम सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे या कंट्री लेवल पे जब काम करेंगे, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसमें से क्या हम दे सकते हैं। हम सारी चीजें तो नहीं दे सकते, लेकिन क्या दे सकते हैं, क्या अवॉइड कर सकते हैं और क्या एनकरेज कर सकते हैं। ये मैंने एक बैकग्राउंड सेटिंग किया है। क्विकली मैं कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे बताने वाला हूँ और फिर मैं खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट, जैसे इंट्रोडक्शन में बताया, मैं आई कम फ्रॉम एक्शन फॉर द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ये 30 ईयर ओल्ड नेटवर्क है। 1992 में स्टार्ट हुआ था, यूएनसीआरसी के कॉन्टेक्स्ट में ये स्टार्ट हुआ था कि बच्चों के अधिकारों के लिए अलग से कुछ नेटवर्क होना चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर कुरियन है, who has been very much active with this network to build and grow this network। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो पहले से इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और वो कंटिन्यू आज तक वो नेटवर्क है। इसके अंडर अलग अलग एनजीओ जो पुणे सिटी लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है बच्चों के साथ, वो इकट्ठा आके बच्चों के राइट्स के ऊपर बात करते हैं। तो पिछले कुछ सालों से हमने वो ऑब्जर्व किया कि जिन बच्चों के साथ संस्थाएं काम कर रही है पिछले 10, 12, 15, 20 सालों से, वो अब आगे बढ़ रहे हैं, वो अब युवा हो रहे हैं। और जैसे सुबह से वो डिस्कशन चल रहा है कि ये दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड कि जिन बच्चों के साथ हम 10 साल पहले काम कर रहे थे, उनको पढ़ा रहे थे, उनको स्कूल में एडमिशन करवा रहे थे, वो अभी पढ़े लिखे कहीं पे जॉब कर रहे हैं और वो पेरेंट्स बन रहे हैं। तो उनके पेरेंट्स बनने में या उनके यूथ बनने में कुछ कंट्रीब्यूशन हमने किया है या नहीं, उनका कुछ यूज हम इसलिए कर सकते हैं कि आगे के जनरेशन को गाइड करने के लिए, क्योंकि वो ज्यादा कनेक्टेड है हमसे। तो हमारा एक्सपीरियंस, हमारा एज और हमारा कंटेक्स्ट उनसे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर एज एंड आवर अपब्रिंगिंग, हमारा लर्निंग, वो अनलर्न करके हमें उन तक पहुंचना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से कुछ एक्टिविटीज, कुछ प्रोजेक्ट्स हमने यहाँ पे ट्राई किए हैं। उनके बारे में 2 ही प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं बोलूंगा। नेक्स्ट, वी कैन स्किप दिस। कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एक नेशनल नेटवर्क है, तो उसके अंदर हम चाइल्ड लेबर के इश्यू पे लोकल लेवल पे बच्चे क्या कर सकते हैं, उसके लिए कुछ एक्टिविटीज प्लान किया। तो उसमें हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और बच्चों को बोला कि आप बोलिए प्रेस के सामने, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के तक जा सके कि आप क्या सोचते हो। और इसके लिए कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था। सरप्राइजिंगली बच्चों ने जो कुछ भी बोला, कुछ चीजें उसके कॉन्ट्राडिक्शन में थी। जो हम बोलते हैं कि 18 साल तक बच्चों ने काम नहीं करना चाहिए। हमारा लॉ बोलता है कि 14 साल के ऊपर, 14 साल के बाद एडोलेसेंट को काम करने के लिए कुछ अंडर सम कंडीशंस वो अलाउड है। बच्चे क्या सोचते हैं इसके बारे में, उनको क्या चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट कब चाहिए, उनको किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ये सब बोलने के लिए ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल करने का हमने एफर्ट लिया।
ये एक एक्टिविटी हमने लिया है पुणे में अभी इलेक्शंस डिक्लेयर हो गए, अभी शेड्यूल डिक्लेयर नहीं हुआ है लेकिन इलेक्शंस होने वाले हैं कॉर्पोरेशन के। तो कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में जो सिविक इश्यूज है, कम्युनिटी लेवल के इशू है, बस्ती लेवल के इशू है, हमारे पास ड्रेनेज की फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो इस पे हमने कंसल्टेशन होल्ड किया अलग अलग बस्ती लेवल पे, अलग अलग एरिया लेवल पे, बच्चों का, यूथ का, और उनको बोला कि आप अपने डिमांड्स बनाओ। अभी उन्होंने जो डिमांड्स बनाए, कुछ 2023 डिमांड्स बनाए, वो सारे डिमांड्स पे या उन सारे इश्यूज पे संस्था काम नहीं करती है। संस्था काम करती है बच्चों के डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन पे, लेकिन पानी का इशू हो या ड्रेनेज का हो, सैनिटेशन का हो, ये सारे इश्यूज बच्चों की तरफ से आते हैं। तो हमने एक वो ट्राई किया कि ये सारे बच्चों को इकट्ठा लाके उनके डिमांड्स इकट्ठा करके हम कैसे पॉलिसी मेकर्स तक ले जा सके। हम नहीं जाएंगे, बच्चे जाएंगे, हम सिर्फ उनको सपोर्ट करेंगे। तो वही एफर्ट है, ये मैनिफेस्टो बच्चों ने बनाया और वो पब्लिश किया, और ये अलग अलग एरिया में बच्चे लेके जा रहे हैं अपने कॉर्पोरेटर्स और जो एस्पिरेंट्स है, जो अभी विलिंग है, विशफुल है कि हम इलेक्शन में खड़े होंगे और हम नगर सेवक बनेंगे, उनके लिए उन तक ले जाने के लिए ये एफर्ट लिया जा रहा है। नेक्स्ट, ये एक लास्ट स्लाइड है, ये पुणे स्पेसिफिक है लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो मोस्टली क्या होता है, कोई अगर इशू है, पॉटहोल्स है या ड्रेनेज का इशू है या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इशू है या सिविक इशू है, तो उसके बारे में हमें ये पता होता है कम्युनिटी लेवल पे कि वो नगर सेवक के पास या एमएलए के पास लेके जाते हैं और वो कुछ सॉल्यूशन उस पे करते हैं। हमें ये पता नहीं रहता कि उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, किसकी रिस्पांसिबिलिटी है, बजट किसके पास रहता है, कौन सा डिपार्टमेंट काम करता है। तो इस पे हम ट्राई कर रहे हैं कि अगर बच्चों को, युवाओं को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। तो ये एक एग्जांपल है कि हमने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए, बच्चों को ये बताया, यूथ को ये बताया कि किस तरह से ये वर्क होता है, बजट किसके पास होता है, उनका हायरार्की कैसे होता है, असिस्टेंट कमिश्नर होता है, वार्ड लेवल पे क्या होता है, डिपार्टमेंट होता है, जूनियर इंजीनियर होता है, और फिर आप कैसे उसमें कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो और कैसे फॉलो अप ले सकते हो। तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि अलग अलग बस्तियों में बच्चे खुद सर्वे कर रहे हैं और जो भी सिविक इश्यूज है वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेशन को, और उस पे सॉल्यूशन भी मिल रहा है। तो उस पे वो लोग आके काम भी कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि उनको बताया गया था कि ये नगर सेवक के फेवर से ही होता है, नगर सेवक कुछ फेवर करता है या पैसा देता है तभी होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो ये कुछ अलग पर्सपेक्टिव उसमें बिल्ड हो रहा है कि बच्चे खुद उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यूथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये और कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ये लोकल लेवल पे हो गया, ये हम और आगे कैसे ले जा सकते हैं, इसमें हम उनका पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, उनका सिविक सेंस कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए हम कुछ एफर्ट्स ले रहे हैं। तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था कुछ एग्जांपल्स। तो जो बैकग्राउंड हमने देखा वो, और उसके साथ ये कुछ एग्जांपल्स है जो हम ट्राई करें सिटी लेवल पे, और हम प्लान करते हैं कि ये आगे और बच्चों के साथ और यूथ के साथ कैसे ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है 3-4 मेजर इश्यूज आए हैं, हम उसके बारे में भी ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एक आपने सही बोला, एजुकेशन शुड बी फ्री and quality education should be free to all. I mean at least up to 18 years. Yeah. I agree with that, and also skilling. आज के जो skilling is not relevant, जो college के education करके बाहर आने के time, they are not relevant. It is not getting employment. तीसरा mental health issue. और मुझे लगता है हम थोड़ा brainstorm किया तो भी अच्छा होगा। एक बड़ा issue है, ओके बच्चे क्या 15 के बाद काम कर सकते हैं क्या, और 18 तक वेट करना है क्या। I mean आज का situation में क्या है, मुझे लगता है आज 14 साल में भी बिलियनर्स है, 14 साल का बच्चा भी बिलियनर है, वो कौन करता है। सो वो भी हम थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करके हमारा भी पर्सपेक्टिव थोड़ा क्लैरिटी आ सकता है। मैं बोलना चाहता हूँ, सी वर्किंग शुड नॉट बी अ कंपल्शन। मैं कंपल्ड नहीं होना चाहिए दूसरे किसी के घर में जाके और दूसरे किसी का फैक्ट्री में जाके काम करने के। मुझे खुद का कुछ शुरू करना है, मुझे कुछ खुद का बिजनेस शुरू करना है। मुझे मेरा घर में मेरा फादर और पिताजी का किराना का दुकान है, उधर जाके सपोर्ट करना है। मुझे उस प्रकार का जो उधर बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं है काम करने के लिए, मुझे लगता है 15 के बाद और 16 के बाद अलाउ करना चाहिए। I mean, क्यों मान सी द प्रॉब्लम क्या मालूम है क्या, अभी ये इंडियन माइंडसेट है। ओके अभी 21 साल तक बच्चा है, अभी 22 साल इमीडिएटली दे शुड बिकम अडल्ट। अभी यार तुम 21 साल हो गया, अभी क्यों कमाई नहीं हो रहा,
अभी क्या कमाई होने के लिए आगे कुछ शुरू करो ना, उनके साथ तैयारी करो ना, हमको बाहर जाने के लिए मौका दे दो, हम दुकान में जाके हमारा पैसा का खर्चा करना, कैसे करना, पैसा कैसे वापस करना, वो मुझे लगता है ये एक कस्प है, कस्प जो पीरियड है जो 15 से 20 साल तक काइंड ऑफ देयर भी आई एग्री 14 तक they should not work, they should not go, they should have the full education and all those kind of things. 14-15 के बाद थोड़ा बाहर जाने दो। तो क्या है ना, दूसरा इसमें जुड़े हुए एक बड़ा इशू है, क्या बच्चे स्कूल का टॉयलेट साफ करना है क्या? मैं बोलना करना चाहिए, ओके। मैं बोलना चाहता वो काम कर किया तो हमारा देश सुधरेंगे। जब बच्चे जो मैं बोला दूसरों का टॉयलेट नहीं, बच्चे उनका खुद का यूज कर रहा है जो टॉयलेट, जब वो साफ करना शुरू होगा तब उनको मालूम है मेरा देश और मेरा घर भी साफ सफाई रहना है। जब तक उनको मालूम नहीं है, या वो बच्चे है ना, ओके मैं इधर साफ कर रहा है, ये कर रहा है, दूसरा कोई आके साफ करेंगे। रास्ता में भी वैसा हो सकता है, घर में भी वैसा हो सकता है। आई थिंक हम जापान में उस प्रकार का, आई थिंक हमको इसके ऊपर थोड़ा क्लैरिटी होना चाहिए कब करना है। मैं थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कर रहा है, थोड़ा डिबेट्स एडवोकेट कर, आई थिंक इसके बारे में थोड़ा डिबेट करने का चाहिए। अभी मंदार के लिए कुछ क्वेश्चन है। मंदार, आपने जो बोला है ना, व्हाट यू वांट एंड व्हाट ये गैप आपने तो दिखा है और आपका कुछ एग्जांपल्स भी आपके, पर व्हाट एक्चुअली हम करें का वांट और हम जो देना चाहते हैं। ये इसलिए मैंने बोला कि ऐसा नहीं कि उन्हें वो नहीं मिल रहा है, हमें वो देखना चाहिए कि वो कहाँ पे मिल रहा है। वो अगर उन्हें पॉलिटिकल मूवमेंट में मिल रहा है या पॉलिटिकल एक्टिविटीज में मिल रहा है या सोशल मीडिया पे मिल रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं और जो हम नहीं कर रहे, कुछ अप्रोच में चेंज होना चाहिए उसमें। हम हमारी जनरेशन या मेरे से भी बड़ी जनरेशन है, वो सारे वैल्यू ड्रिवन थे और उसमें बहुत सारी चीजें थी कि मार्केटिंग नहीं करना है, खुद के बारे में अच्छा नहीं बोलना है, किसी को अप्रिशिएट नहीं करना है, हाँ ठीक है इतना ही बोलना है, वो बहुत अच्छा फैबुलर ऐसे नहीं बोलते थे। वो वैल्यू ड्रिवन था, वो उस टाइम की वैल्यूज थी। अब वो नहीं चलेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम युवाओं के साथ, यूथ के साथ वही वैल्यूज लेके काम कर रहे हैं। तो मैंने जैसे बोला कुछ अनलर्न करना पड़ेगा। हमें नहीं मिला वो अप्रिसिएशन, हमें नहीं मिला, इसलिए हम पास ऑन नहीं कर सकते। वो इंटेंशन नहीं है हमारा कि उनको डिस्करेज करें या उन्हें अप्रिशिएट ना करें, लेकिन हमें उतना ही मिला है। हाँ आपने अच्छा किया, अच्छा ठीक है। लेकिन युवाओं को आज क्या चाहिए, उनका लाइफ इतना फास्ट हो गया, इतना स्ट्रेसफुल हो गया, उन्हें छोटा छोटा अप्रिसिएशन भी मैटर करता है। तो अगर वो कहीं पे रील्स डाल रहे हैं, कहीं पे पोस्ट डाल रहे हैं और उसको 50-100 लोग आके, कुछ 1000 लोग आके उसको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उनको अप्रिसिएशन लगता है। ये लगता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो रियल में है, वो लगता है। तो ये हम कैसे अंडरस्टैंड करें और उसको हम कैसे इनकॉर्पोरेट करें हमारे प्रोग्राम्स में, उनको रिकॉग्निशन कैसे मिल सकता है। मैंने ये एग्जांपल्स इसीलिए लिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी बड़ा नहीं बैठेगा, वहां पे वो सारे यूथ है, वो यूथ बैठेंगे। वही हमारे प्रोग्राम में क्या होता है, वो पीछे संस्था का बैनर रहता है, वो बच्चों का इशू है ही नहीं, वो यूथ का इशू है ही नहीं, वो संस्था का प्रोग्राम है, संस्था का बैनर है और फिर संस्था के लोग ही रिप्रेजेंटेटिव उसको आंसर कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम उसी टाइप से सोचते हैं। जब हम स्पेसिफिकली यूथ के साथ, वो जब हम हमारे प्रोग्राम का मार्केटिंग कर रहे हैं, उसका पब्लिसिटी कर रहे हैं, वो ठीक है, उसका पीआर है तो ठीक है, लेकिन जब बच्चों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में बोल रहे तो उनको बोलने दो। वो कुछ गलतियां करेंगे, हम उसमें रिस्क नहीं लेना चाहते, बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते। हम उन पे डाउट करते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज पे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमने उनको अच्छा उतना कैपेबल बनाया है या नहीं है। हमें कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे वो डिलीवरी पे, तो हम उनको पूरी छूट नहीं दे रहे, जबकि उनको वो छूट अलग अलग प्लेटफॉर्म से मिल रही है। वो अगर नहीं मिलती थी, जब तक नहीं मिलती थी, हमारे टाइम पे भी नहीं मिलती थी, तो हम वो ट्रेडिशनल मेथड में वो सारे मूवमेंट्स में जाते थे, जाना पड़ता था, क्योंकि और कुछ एक्सपोजर ही नहीं था। अब वो ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं, तो हमारे लिए कंपटीशन बन गई है। जो हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं वो लोगों के लिए कंपटीशन बन गया, तो हमें कुछ सीखना चाहिए, कुछ इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। जो अच्छी चीजें हैं हम डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं।